नमस्कार, जय हिंद। आ जाइए बायोलॉजी। जी हाँ, बायोलॉजी का जो हम एनसीईआरटी सीरीज करा रहे हैं, तो उसमें मैंने देखा कि कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो एग्जाम में आते हैं, इधर उधर से भी प्रश्न बिखरे नजर आते हैं एग्जाम में। और अगर इसको ना कराया जाए तो समझ लीजिए कि सब पढ़ के भी बेकार हो जाएगा। तो यह वीडियो है, ये लगभग 48 से 50 वीवीआई प्रश्न है जो कि आपको केवल जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के हैं। इसको अवश्य करिएगा। ये इसमें से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में आए भी हैं, मैं आपको बताता चलूंगा कि कैसे प्रश्न आते हैं। तो ये वाला वीडियो जो है बाकी वीडियो से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरे बिखरे हुए क्वेश्चन का कलेक्शन है। ऐसा एक दो टॉपिक और मैं आपको दूंगा, टॉपिक या एक दो वीडियो और दूंगा जो बिखरे हुए क्वेश्चन का कलेक्शन होता है। बिखरे हुए क्वेश्चन का मतलब क्या? आप कभी देखते होंगे कि हमने सर एनसीईआरटी पढ़ लिया, हमने सर ल्यूसेंट पढ़ लिया है, प्रश्न ये दिखा नहीं। तो ये होते हैं बिखरे हुए प्रश्न, उधर से उधर से उधर से। तो बिखरे हुए प्रश्नों का संग्रह है ये। तो इस वीडियो को अवश्य देखिएगा, और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी शेयर तो आप लोग करते नहीं है, मुझे पता है। एक बच्चा कमेंट किया था कि शेयर करेंगे तो सब लोग पास हो जाएंगे। तो चलो भाई, मत करो शेयर, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अच्छे समझिएगा। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आप जानते भी होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे। चलिए, पहला सवाल, निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है? इंग्लिश में भी आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, देखिएगा। जो कह रहे थे कि साइंस अंग्रेजी में कराइए, तो हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों रखने का प्रयास किया है। तो आइए, किसमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाएगा, यानी कि नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाएगा? विकल्प है अमीबा, हाइड्रा, केचुआ और मेढक। तो ध्यान रखिएगा, अमीबा के बारे में हमने आपको बताया था कि यह एक कोशिकीय जीव है और इसमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। इसमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। अमीबा सिंगल सेल का होता है और इसका कोई आकार नहीं होता है। ये भोजन का जो ग्रहण करता है, ये करता है स्यूडोपोडिया, है ना। इसका छदम पांव होता है, इसी से करता है, स्यूडोपोडिया कहते हैं इसको। और इसका पूछता है कि अमीबा का चलन अंग क्या है, तो बताएंगे पादाव। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। आइए, यह प्रश्न पूछा गया है और इसको रट लीजिए। ये प्रश्न पूछ देगा तो एकदम सीधे बिखर जाएंगे। इसमें ऑप्शन दे देगा, जानते हैं क्या? चिंपैंजी, और ऑप्शन दे देगा आपको बंदर, और ऑप्शन दे देगा आपको लंगूर। ऐसे दे देगा, आपको फंसा देगा। ध्यान रखिएगा। चलिए, आधुनिक मानव का निकटतम पूर्वज कौन है? आधुनिक मानव का, जो आधुनिक मानव है होमोसेपियंस, इसका निकटतम निकटतम पूर्वज ये होगा क्रो मैग्नोन मानव। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्रो मैग्नोन मानव, ये बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा है। चलिए, डायनासोर को निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है? तो डायनासोर रेप्टाइल में आता है, रेप्टाइल में आता है, सरीसृप में आएगा। डायनासोर किस में आएगा? तो रेप्टाइल में आएगा। ध्यान रखिएगा, डायनासोर रेप्टाइल्स में आएगा। आइए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे प्राचीन जीव कौन से, मतलब पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सा प्राचीन, सबसे पहले कौन सा आया? तो वह आया, नाम है जिसका नील हरित शैवाल। जी हाँ, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। ध्यान रखिए। आइए, सिट्रिक अम्ल के उत्पादन का औद्योगिक स्रोत क्या है? सिट्रिक अम्ल के उत्पादन जो होता है उसका औद्योगिक स्रोत पूछ रहा है, तो उसका औद्योगिक स्रोत एस्परजिलस है। जी हाँ, एस्परजिलस है। ध्यान रखिएगा, सिट्रिक अम्ल का जो औद्योगिक स्रोत है वह है एस्परजिलस। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ सकता है सिट्रिक अम्ल एस्परजिलस। आइए, अगला सवाल, छठा प्रश्न, वायरस यानी कि विषाणु की खोज किसने की थी? तो विषाणु की खोज किया गया था इवानोविस्की के द्वारा। किसके द्वारा? इवानोविस्की के द्वारा किया गया था विषाणु की खोज। बैक्टीरिया ल्यूबिनहाउ, और पास्चुराइजेशन तो ये लुई पाश्चर। ध्यान रखिए। चलिए, यह रेबीज का टीका भी पूछता है। वे सूक्ष्म जीव जो सड़े गले पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं कहलाते हैं। वह तरल में बदल देंगे ना, सड़े गले पदार्थों को तरल में बदल देंगे, और उनका नाम होगा अपघटक। क्या नाम होगा? अपघटक जो होते हैं
डिकम्पोजर्स, यह सड़े गले पदार्थों को तरल पदार्थों में बदल देते हैं। अब घटक पूछेगा सीधा एग्जाम में। आइए, इनमें से कौन उड़ सकने वाला पक्षी के वर्ग में नहीं आता? जानते हैं चमगादड़ मैमल्स है, ये पक्षी में नहीं आता है ना, स्तनधारी में आता है ये। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली है? वास्तविक मछली, पिछले वीडियो में भी मैंने कराया था वास्तविक मछली के बारे में। तो वास्तविक मछली जो है इसका नाम है फ्लाइंग फिश। क्या नाम है? फ्लाइंग फिश, ये वास्तविक मछली है। बाकी ये सब वास्तविक मछली नहीं है ना। फ्लाइंग फिश वास्तविक मछली है, ध्यान रखिएगा। मकड़ी में आंखों के कितने जोड़े होते हैं? जोड़ा मतलब एक जोड़ा में 2 गो, तो 8 आंख होता है मकड़ी का, है ना। 8 आंख होता है तो 8 का 4 जोड़ा हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए, चिलगोजा प्राप्त होता है, देखिए आपसे पूछता है, कभी देवदार से पूछेगा, कभी आपसे पूछेगा बायोडीजल, जो जट्रोफा वाला पूछा था पिछली दफा, है ना। तो चिलगोजा जो प्राप्त होता है ये पाइन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पाइन से। पाइन, कहीं देवदार भी देता है, लेकिन अगर जब पाइन ऑप्शन में रहे तो पाइन सही आंसर करिएगा, पाइन होगा सही आंसर। चलिए, ये नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? नमक युक्त मिट्टी में, जो नमकीन मिट्टी होगा, इसमें अगर कोई पौधा उगता है तो इसको हम कहते हैं हेलोफाइट। क्या कहते हैं? हेलोफाइट। तो ध्यान रखिएगा, हेलोफाइट होगा। 13वां, इनमें से कौन सा मांसाहारी पादप है? तो मांसाहारी पादप का नाम आपको मैं बता देता हूं। पहला नाम याद रखिएगा, डायोनिया। ये मांस खाता है। अच्छा, गांव में सुनते हैं ना, डायन है, डायन है, खा गया किसी को। तो पौधा में भी है डायोनिया, वो मांस खाता है पौधा, इसीलिए डायोनिया उसको कहते हैं। ठीक। दूसरा है यूट्रिकुलेरिया। दूसरा है क्या? यूट्रिकुलेरिया, यह भी मांस खाता है पौधा। और तीसरा पौधा है पिंचर प्लांट। और भी पौधे हैं, पीचर प्लांट, पीचर प्लांट भी मांस खाता है, तो यहाँ पर पीचर प्लांट का ऑप्शन है। अब कहेंगे कि सर पौधा मांस कैसे खाएगा? तो ध्यान रखिएगा, मांस पौधा कैसे खाता है। जैसे पौधा है, इसका ये फूल है ना, तो ये फूल ऐसे ऐसे खुला रहेगा। अब कोई कीट पक्षी आएगा, इसमें बैठेगा और इसका रस चूसने के लिए, बस ये क्या करेगा, ये अपने पंखों को धीरे 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 बंद कर लेगा। अब ये पौधा इसी में मर जाएगा। पौधा मर जाएगा, पौधे के जो पोषण तत्व हैं वो ये खा जाएगा, उसके बाद ये फूल खुलेगा और गिर जाएगा। तो ये हो गया मांस खाने वाला पौधा। ये पौधा पनपता कहाँ है? तो पूछेगा अगर एग्जाम में कि मांसाहारी पौधे अक्सर पनपते हैं, तो बताएंगे कि जहां नाइट्रोजन का अभाव हो। जिधर नाइट्रोजन का अभाव हो तो पौधों को नाइट्रोजन आवश्यक होगा भाई, तो नाइट्रोजन वो जीव जंतु से लेंगे फिर, है ना। तो पीचर प्लांट उसी के अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है। आइए, लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है, तो लिटमस पत्र लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। और लाइकेन किसका मिश्रण है? तो लाइकेन कवक और शैवाल का मिश्रण है। ये सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है, ये द्वैध पादप है। 2 पौधा इसमें रहता है लाइकेन में, कवक और शैवाल दोनों, यही होता है लाइकेन। लाइकेन को प्राकृतिक सूचक भी कहते हैं। प्रदूषण वाले जगहों पर ये उगेगा ही नहीं लाइकेन, तो जहां लाइकेन उगा है समझिए कि यहाँ प्रदूषण न है या तो कम है। लाइकेन वास्तव में किसका सहजीवी संबंध है? मैं बता दिया, कवक और शैवाल का। चलिए, ईस्ट जो है ये किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो ईस्ट जो है वो कवक किसके अंतर्गत आएगा? कवक के अंतर्गत आएगा ईस्ट। तो ध्यान रखिएगा, ईस्ट किसके अंतर्गत आता है? तो बताएंगे ये कवक के अंतर्गत आता है। चलिए, जीवधारियों के वर्गीकरण, पिछला वीडियो जो हमारा था वो वर्गीकरण पर ही था, उसमें 70-75 प्रश्न, 90 प्रश्न लगभग थे, 80-90। उसको आपने देखा नहीं है तो वहां से प्रश्न आएगा और आप लोग फिर छटपटाएंगे। जो पिछला वीडियो कराया हूं उसको देखिए जाकर के, बहुत भर भर के प्रश्न वहां से आएगा। तो जीवधारियों का अध्ययन जो है वो टैक्सोनॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी। तो 17 का जो आंसर होगा वो होगा विकल्प ए, टैक्सोनॉमी। ध्यान रखिएगा। चलिए, म्यूटेशन का सिद्धांत या उत्परिवर्तन का सिद्धांत पूछेगा कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो यह सिद्धांत जो दिया था यह ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया। ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया है। पूछेगा मनुष्य में गुणसूत्र तो 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन देखिए यही कंफ्यूजन करता है, बस बच्चा मारेगा 46। जोड़ा पूछ रहा है तो जोड़ा 23 होगा। ये चीज आपको समझना है, एग्जाम में आता बहुत है लेकिन कैसे उसको सही करना है ये भी आपको जानना चाहिए।
वायरस, विषाणु में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो वायरस जो होता है इसमें सेल वॉल नहीं होगा, कोशिका भित्ति नहीं होगी। मैं पहले भी कराया हूं इसको कि भैया विषाणु यानी वायरस में सेल वॉल नहीं होता है, कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो ध्यान रखना है, इसमें क्या नहीं होता है? सेल वॉल नहीं होता है, वायरस में इसका भित्ति नहीं होगा। आइए, सर्वप्रथम डीएनए को पृथक किया था। देखिए डीएनए आपका है जो द्विकुंडली संरचना, ये वाटसन क्रिक ने बताया था, लेकिन पृथक पूछ रहा है यहाँ पर, तो वाटसन क्रिक नहीं लगाना है आपको, फ्रेडरिक मिशर लगाना है। डीएनए को पृथक किया था फ्रेडरिक मिशर। क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक मिशर। ध्यान रखिएगा। पौधे के जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो पौधे के जीवन चक्र की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होगा वो होगा पुष्प यानी फ्लावर होगा। पुष्पा, फ्लावर, है ना। आइए, प्याज में भोजन का संचय होता है, संचित किस रूप में होगा? तो ये सेलुलोज के रूप में होगा। किस, आप जानते हैं कि पादप में सेलुलोज भित्ति होती है और प्याज में देखते हैं आप छिलका 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 छिलका। तो याद रखिए प्याज में भोजन संचित होगा वो सेलुलोज के रूप में होगा, तो ध्यान रखना है। आइए, भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद होता है? जैसे देखिए आप यहां पर देखते हैं तो गले में दो पाइप होता है, एक फूड पाइप होता है और एक लेरिक होता है जो बोलने वाला। तो ये बीच में रहता है एपिग्लोटिस, इसको कहते हैं घाटी का ढक्कन। तो जब आप बोलते हैं तो ये खाने वाले पर आ जाता है और जब आप खाते हैं तो ये बोलने वाले पर आ जाता है। इसीलिए आपको कहा गया है कि खाते समय मत बोलो, क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाता है कि अब भाई खाओगे कि बोलोगे, अब मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं। अब गड़बड़ होने के चक्कर में कभी देखते हैं कि दाल भात घुस जाता है बोलने वाला में, फिर वो नाक के रास्ते बाहर निकलता है बहुत स्ट्रगल करते हुए, है ना। तो इसको कहते हैं एपिग्लोटिस, या इसका हिंदी नाम है घाटी का ढक्कन। क्या नाम है? घाटी का ढक्कन। तो ध्यान रखिएगा ये ढक्कन ही है, एपिग्लोटिस है, खाली ग्लोटिस नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए 25वां, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? बहुत अच्छा सवाल है और ये प्रश्न आपसे पूछेगा, मुझे पूरा भरोसा है कि ये पूछेगा। तो फेफड़ा में छोटे 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 अंगूर जैसे ऐसे ऐसे छोटे छोटे गोल गोल कुपिकाएं होती हैं। इन कुपिकाओं को कहा जाता है एल्वोली। जी हाँ, एल्वोली कहा जाता है, यही होगा राइट आंसर। सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों में किस रोग की होने की संभावना होती है? तो ये सिलिकोसिस रोग होने की संभावना इनको अधिक होती है। चलिए, अनॉक्सी श्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? अनॉक्सी श्वसन जो होता है वह दो जगह आपको होगा, कोशिका द्रव्य या माइटोकॉन्ड्रिया में। जी हाँ, अनॉक्सी श्वसन जो होगा वह कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में होने की संभावना रहती है। चलिए अगला सवाल, एम्फीसेमा। जी हाँ, एम्फीसेमा बीमारी का संबंध किस अंग से है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एम्फीसेमा बीमारी का जो संबंध है वो है लंग्स यानी कि फेफड़ा से। फेफड़ा से, लंग से संबंधित है, फेफड़ा से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है, लंग्स हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? लंग्स। चलिए हम आते हैं आगे। फेफड़े की सुरक्षा है तो उनके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण होता है? तो फेफड़ा की सुरक्षा देने के लिए एक झिल्ली का जो आवरण होता है उसको कहते हैं फ्ल्यूरा। तो पूछेगा फ्ल्यूरा जो मेम्ब्रेन है, फ्ल्यूरा मेम्ब्रेन, यह किसको सुरक्षा देती है? तो फ्ल्यूरा, फा से फ्लूरा और फा से फेफड़ा। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, फ्लूरा जो होगा वो फेफड़ा हो जाएगा। आइए देखिए, हमने एक वीडियो अभी तैयार तो नहीं किया है लेकिन करूंगा, जिसमें पीएच मान आपको मैं सारे करा दूंगा, क्योंकि आप देखिए पीएच मान जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बता दूं, अगर आप खुद भी चाहें तो सर्च करके नोट कर लीजिएगा। जैसे आपसे पूछता है लार का पीएच मान, तो आप लार का तो जानते हो, थूक का भी आप जानते हो, आपसे पूछेगा खून का तो जानते हो, आपसे पूछेगा अग्नाशय जूस का पूछेगा, है ना, जो आप सोचे भी नहीं होंगे, अग्नाशय जूस का आपको बताएंगे। उसके बाद आपसे बाइल जूस का इसमें मैं बता ही रहा हूं, पीत रस का पूछेगा, ठीक ना, उसके बाद वीर्य का पूछेगा, ठीक, ऐसे बहुत सारे पूछ देगा, तो आपको याद करना है, तो वो मैं करा दूंगा, बहुत सारे हैं तो ध्यान रखिएगा। चलिए बाइल जूस का फिलहाल जान लीजिए, बाइल जूस का जो पीत रस का जो पीएच मान होता है वो होता है 8.6। ध्यान रखना है 8.6, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन इसका राइट। चलिए ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसके पहले वाला भी, इनमें से किस ग्रंथि की आकृति
अंग्रेजी अक्षर सी जैसी होती है। सी देखे है ना लिखा हुआ। तो अगर आपने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा है साइंस, तो आप देखेंगे कि पैंक्रियाज जो होता है, जिसको लैंगरहैंस की दीपिका कहते हैं, पैंक्रियाज या अग्नाशय, यह सी टाइप की आकृति की ऐसी होती है, ऐसी होती है, देखिएगा ऐसी होगी, ऐसी सी टाइप की आकृति की होती है, और यही होता है अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज। तो सी आंसर सही हो जाएगा। आइए, शल्य चिकित्सा द्वारा पित्ताशय को हटाना क्या कहलाता है? पित्ताशय को हटाना क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, शल्य चिकित्सा द्वारा पित्ताशय को हटा देना कहलाता है हाँ यही तो है, सही है, कोलेसिस्टेक्टोमी। जी हाँ, कोलेसिस्टेक्टोमी। देखिए 3 टॉमी आप याद रखिएगा, एक होता है ट्यूबेक्टोमी, एक होता है बेसेक्टोमी, और ये वाला कोलेसिस्टेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी क्या होता है? महिलाओं का जो नसबंदी होता है वो ट्यूबेक्टोमी होता है। महिलाओं में ट्यूब होता है तो ट्यूबेक्टोमी हो गया, ठीक। पुरुष में होगा बेसेक्टोमी, ठीक ना। और ये कोलेसिस्टेक्टोमी होगा, यह पित्ताशय को हटाना हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, तीनों याद रखिएगा टॉमी। ईईजी द्वारा किस अंग की कार्य प्रणाली ज्ञात की जाती है? ध्यान रखिएगा, एक होता है ईसीजी और एक होता है ईईजी। तो दोनों एग्जाम में पूछता है, ईईजी भी और ईसीजी भी। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है और ईईजी होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम दोनों ध्यान रखिएगा। तो ईसीजी हृदय का है और ईईजी मस्तिष्क का है। तो ये दोनों आपको कम से कम ध्यान रखना है। ये हो जाएगा मस्तिष्क का। आइए, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? शर्करा मतलब शुगर की मात्रा को। तो शुगर की मात्रा को जानते हैं या इंसुलिन, और इंसुलिन का स्रवण कहां से होता है? तो ये पैंक्रियाज से। और पैंक्रियाज की आकृति कैसी होती है? तो सी टाइप की। इसको क्या कहा जाता है? लैंगरहैंस की द्वीपिका। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। आइए, नवजात शिशु को मां के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? नवजात शिशु को जो मां के स्तन से दूध मिलता है, पिलाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो बच्चों को जो दूध पिलाया जाता है शुरुआत वाला, उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम कहते हैं। तो ध्यान रखना है, कोलोस्ट्रम सही आंसर हो जाएगा। आइए, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। गर्भ निरोधक दवाओं में सामान्यतः किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? पहले तो आप जान लीजिए कि गर्भ निरोधक होता क्या है। गर्भ निरोधक ये है कि जैसे आपने संबंध बनाया और आप चाह रहे हैं कि भाई प्रेग्नेंट ना हो, तो ये दवा का सेवन किया जाता है, गर्भ निरोधक दवा। ये दवा जो है, इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। तो ये पूछ सकता है कि किस हार्मोन का, तो बताएंगे एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। आइए, मानव शरीर में लैंगरहैंस द्वीप कहां पर पाए जाते हैं? तो ये मैं करा चुका, अग्नाशय मैं बता चुका हूं, अग्नाशय पर ये पाया जाता है। कहां? अग्नाशय पर, ध्यान रखिएगा। आइए, कौन सी ग्रंथि एंजाइम तथा हार्मोन दोनों स्राव करती है? अच्छा, ग्रंथियां तो ज्यादातर हार्मोन स्राव करती या तो एंजाइम का स्राव करती, लेकिन यह जो ग्रंथि है, यह एंजाइम भी करेगा और हार्मोन भी करेगा, है ना, दोनों करेगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा मिक्स ग्रंथि हो जाएगा। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि किसे मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों रिलीज करता है और ये भी पैंक्रियाज ही है, यानी अग्नाशय। ध्यान रखना है, क्या है? अग्नाशय है। ध्यान रखना है यहाँ पर, अग्नाशय यानी पैंक्रियाज। इसको मिक्स ग्रंथि कहते हैं, पैंक्रियाज को लैंगरहैंस की द्वीपिका कहते हैं। यह इंसुलिन का स्रवण करता है, इसकी आकृति सी जैसी होती है। तो ये ध्यान रखना है। आइए, महिलाओं में मासिक चक्र की औसत अवधि कितनी होती है? तो ये तो सभी लोग लगभग कर लेंगे, है ना, 28 दिन औसतन। गर्भ की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, ये पूछेगा आपसे। गर्भ की सबसे बाहरी झिल्ली जो होती है उसको कोरियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरियन। गर्भ की सबसे, प्लेसेंटा क्या है? तो प्लेसेंटा गर्भनाल जो है वो प्लेसेंटा हो जाता है। गर्भ की सबसे बाहरी झिल्ली ये होगा कोरियन। ध्यान रखिएगा, कोरियन इंपॉर्टेंट है, कोरियन। आइए, मासिक चक्र का नियमन करने वाली प्रमुख ग्रंथि कौन है? जो मासिक चक्र होता है, जो पीरियड होता है, उसको नियमन करना मतलब रेगुलेट करना, एक तरह से कह लीजिए कि रेगुलेट कौन करता है, कौन सी ग्रंथि करती है? तो ये हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। कौन होगा? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। ध्यान रखना है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, यही इसका करता है रेगुलेट। चलिए, आइए, ये सवाल बहुत अच्छा है, पूछेगा तो चित्त हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चे चित्त हो जाएंगे। श्वेत प्लेग,
व्हाइट प्लेग किस रोग को कहा जाता है? श्वेत प्लेग किसे कहा जाता है? क्या कैंसर को, क्या टीबी को, क्या मलेरिया को, या हैजा को? तो श्वेत प्लेग जो कहते हैं वह टीबी को कहते हैं। किसको कहते हैं? टीबी को, ट्यूबरकुलोसिस को श्वेत प्लेग के नाम से जानते हैं। आइए, डीपीटी वैक्सीन, नाम तो सुना नहीं होगा आपने, सुना है? हाँ सुना होगा। डीपीटी वैक्सीन में पी किस रोग को दर्शाता है? तो डीपीटी, पी जो है वह पर्टूसिस को दर्शाता है। आपको ऑप्शन देगा पोलियो देगा, आपको ऑप्शन देगा पैरालाइसिस देगा, आपको ऑप्शन देगा प्लेग दे देगा, सब मतलब पी वाला दे देगा। तो कोई पोलियो मार देगा, कोई पैरालाइसिस मार देगा, कोई मार देगा प्लेग, लेकिन सही आंसर होगा पर्टूसिस। ध्यान रखिएगा, क्या होगा? पर्टूसिस। देखिए यहां पर है ना सी ऑप्शन, पर्टूसिस हो जाएगा सही आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट। चलिए, H5N1, H5N1 किस प्रकार का वायरस है? तो ये फ्लू वायरस है, फ्लू वायरस है। H5N1 एक फ्लू वायरस है, तो ध्यान रखना है H5N1। चलिए, हेपेटाइटिस बी किस प्रकार के रोगजनक के कारण होता है? हेपेटाइटिस बी जो होगा, हेपेटाइटिस बी यह वायरस से होगा, है ना, वायरस से होगा। हेपेटाइटिस बी वायरस से होगा, ध्यान रखिएगा। हेपेटाइटिस बी किस प्रकार के? तो हेपेटाइटिस बी का कारण है वायरस। आइए, पीत ज्वर एवं डेंगू बुखार का वाहक कौन सा मच्छर है? पीत ज्वर, इसी को डेंगू भी कहते हैं। अब डेंगू की जगह पीत ज्वर दे दे तो पूछेगा भाई डेंगू होने का कारण क्या है? तो डेंगू होने का कारण जो है वह एडिज इजिप्टी मच्छर। कौन सा मच्छर है? एडिज इजिप्टी मच्छर है डेंगू होने का वाहक। आपसे वाहक पूछ रहा है तो आपको वाहक ही बताना है, कुछ और मत बता दीजिएगा। तो पीत ज्वर या डेंगू बुखार का वाहक है एडिज इजिप्टी। आइए देखिए, अब आपसे पूछेगा मियादी बुखार, जिसको अंग्रेजी में टाइफाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइफाइड, है ना। और टाइफाइड किसके कारण होता है? टाइफाइड फीवर किसके कारण होता है? वायरस के कारण, या कवक के कारण, जीवाणु के कारण, या प्रोटोजोआ के कारण? तो टाइफाइड जो है वह आपको याद रखना है कि जीवाणु के कारण होता है टाइफाइड बीमारी, तो ये ध्यान रखना है। आइए, कोशिकीय श्वसन की क्रिया मुख्यतः कहां होती है? कोशिकीय श्वसन, तो पावर हाउस ऑफ द सेल। कहां पावर है भैया? पावर कहां बनता है? एटीपी के रूप में, है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बताया हूं ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। तो बस कोशिकीय श्वसन वही होती है, वही पावर बनता है और एटीपी के रूप में आता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया। अब मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। 48 के 48 प्रश्न आगे देखते हैं, और है क्या आगे? नहीं, तो 48 प्रश्न थे। 48 के 48 अति महत्वपूर्ण है। इसको अगर आपने कर लिया है तो बेहद ही शानदार। याद रखिएगा, बस एक बार देखने से काम नहीं चलेगा, इसको याद रखना है। एग्जाम में बिछड़ना नहीं है, पिछड़ना नहीं है, किसी ना किसी तरह से रिजल्ट निकालना है। तो चलिए, हाँ एक चीज और, रुकिए, पीडीएफ वाले बच्चे परेशान थे कि पीडीएफ कैसे ले, तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जुड़िए। टेलीग्राम पर बताया गया है पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। अब समय नहीं है, क्योंकि अब अगर 8-10 दिन के बाद अगर आप पीडीएफ लेते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि लगभग 150 से 200 पीडीएफ आपको है, 150 प्लस पीडीएफ है। 150 पीडीएफ आपको कवर करने में लगेगा कम से कम 20-25 दिन तो समय आपको लगना चाहिए। अब अगर आप एग्जाम के 5 दिन 7 दिन पहले लेंगे तो आप कितना फायदा उठाएंगे? थोड़ा फायदा मिल सकता है, लेकिन अगर अभी आप कर लेते हैं तो फायदा ज्यादा मिलेगा, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।